आज है 4 जून। ये सारे टॉपिक्स आपके सामने मेंशन्ड हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा। सिर्फ 12 मिनट मेरे साथ बने रहिए। मैं ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी एंड वेलकम टू CAI। NHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सारे नाम दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है विजय भारती सायानी। मैं आपको बता देता हूं, इस एट प्रेजेंट में अरुण कुमार मिश्रा जो फॉर्मर जस्टिस रह चुके हैं, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं, लेकिन एक्टिंग चेयरपर्सन हाल ही में अपॉइंट किया गया, उनका नाम है विजया भारती सयानी। NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एक ऑटोनोमस बॉडी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ये एक स्वायत्त निकाय है, मतलब ये खुद से निर्णय ले सकती है। इसमें सरकार का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है। भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए जिम्मेदार स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसके जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका उद्देश्य है कि लोक सेवकों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की देखभाल करना है, साथ ही किसी भी प्रकार के मानवाधिकार का उल्लंघन का ये देखरेख करता है और उसके बाद एक्शन लेता है। इसका मतलब यह है जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या कोई हाई अथॉरिटी पे बैठे हैं, अगर वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसको देखेगा। इसकी स्थापना वंस अगेन 1993 में हुई है और इसके एक्टिंग चेयरपर्सन है विजय भारती सयानी। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान सुनिएगा। UN की एक बॉडी है जिसका नाम है GANHRI और इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। ये पूरी दुनिया के जितने ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे देशों के, ये उनको देखरेख करता है, उनके स्टैंडर्ड्स को चेक करता है। और हाल ही में इसने पाया कि भारत का जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो बेसिक मापदंडों पे खरा नहीं उतरता है। एक बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, उनको हम पेरिस प्रिंसिपल्स कहते थे। उस बेसिक प्रिंसिपल्स को भी ये पार नहीं कर पाया, इसलिए इसका एक्रेडिटेशन खत्म कर दिया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक्रेडिटेशन 2 बार खत्म किया गया है, ये था 2023 और 2024। हाल ही में RBI ने किस देश से 100 टन सोना भारत में स्थानांतरित किया है? रिसेंटली RBI हैज मूव्ड 100 tons of gold from which country to vaults in India। तो ये सारे देश दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से भारत ने 100 टन सोना भारत में स्थानांतरित कर दिया है, भारत के वॉल्ट्स में कर दिया गया है। यहाँ के जो तिजोरियां हैं वहां पे लाया है RBI, जो पहले यूनाइटेड किंगडम में थे। अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारे जितने रिजर्व बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं विभिन्न देशों के, वो बहुत सारे रिजर्व्स रखते हैं अपने पास, सोना रखते हैं या फिर बहुत बड़ी चीजें रखते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, ऐसा कुछ मान लीजिए रुपया भारत में चल रहा है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह गई है, तो RBI सोना रखता है ताकि उसमें स्थायित्व बना रहे, ये विश्वास रहे कि RBI में इसके समतुल्य कुछ और भी रखा हुआ है। आर्थिक स्थिरता के समय में कागजी मुद्रा की तुलना में सोना अपना मूल्य बेहतर बनाए रखता है। सोने का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय ऋण चुकाने के लिए किया जा सकता है। सोने को अक्सर मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाता है। जब मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तब पेपर करेंसी यानी कागजी मुद्रा की वैल्यू घट जाती है। महंगाई जब बढ़ती है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। आप ज्यादा पैसे देंगे तो सामान खरीदेंगे, लेकिन इसका एक और भी डायरेक्ट रिलेशन ये है कि तब सोने की कीमत बढ़ जाती है उसी समय, और जिससे भंडार के मूल्य को संरक्षित करने में मदद मिलती है। तो सोना और रुपया हमेशा ऊपर नीचे रहता है। अगर रुपए की वैल्यू घटेगी तो सोने की वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए बहुत सारे देश, ना कि RBI, अपने पास बहुत सारे सोने के भंडार रखते हैं ताकि करेंसी को बैलेंस किया जा सके, अस्थायित्व लाया जा सके उसमें। हाल ही में RBI ने यूनाइटेड किंगडम से 100 टन सोना भारत में शिफ्ट किया है, जो RBI का पहले से ही था। चीन ने पाकिस्तान का जो संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया उसका नाम क्या है? पाकिस्तान कम्युनिकेशन सैटेलाइट व्हिच चाइना लॉन्च्ड वाज नेम्ड। ये सारे नाम दिए गए हैं, आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए। इसका उत्तर है पाकसैट M1। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और चीन के रॉकेट ने इसको लॉन्च किया है। वैश्विक माता पिता दिवस कब मनाया जाता है? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इसका सही उत्तर है 1 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। इसका उद्देश्य है कि पेरेंट्स का जो रोल है बच्चों को अपब्रिंगिंग में, उनके प्रोटेक्शन में, ये उनको दर्शाता है कि कैसे माता पिता का रोल बच्चों के पालन पोषण में है, उनके सुरक्षा में है। छोटा सा मैंने आपको फोटो एड किया है, जैसा कि ये UN बनाती है ताकि आपको चीजें याद रहें आसानी से। और आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस नदी ने अपना रंग साफ पानी से बदलकर नारंगी करना शुरू कर दिया है? सारे नाम दिए गए हैं, हिंडन रिवर, यांगजे रिवर, नाइल रिवर और अलास्का रिवर। इसका सही उत्तर है अलास्का रिवर। अलास्का रिवर का पानी बदल रहा है, जो सफेद से बल्कि नारंगी रंग की तरफ बढ़ रहा है। इसका कारण मैं समझा देता हूँ। रंग परिवर्तन का श्रेय अंटार्कटिक में एक परमाफ्रॉस्ट होता है, उसके पिघलने को दिया जाता है। जैसे ही परमाफ्रॉस्ट पिघलता है, एसिड और लोहे जैसी धातुओं को जलमार्गों में छोड़ देता है
और पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यही धातुएं जिसको परमाफ्रॉस्ट ने छोड़ा था, खासकर आयरन, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे पानी में जंग जैसे नारंगी रंग में बदल जाता है। परिवर्तित जल रसायन मछली की आबादी और वन्य जीव आवासों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मटमैले पानी में मछलियां जीवित नहीं रहती हैं। समुद्र के अंदर जो इकोसिस्टम्स है उसमें भी डैमेज होता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में पानी के पीने की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ परमाफ्रॉस्ट क्या है। आइस शीट खासकर आर्कटिक या अंटार्कटिक में जहाँ बर्फ ज्यादा होती है, 2-2 साल तक जमे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि विभिन्न तरीके के मेटल्स और मिनरल्स दोनों अपने साथ जमाए रखते हैं, और जो परमाफ्रॉस्ट से पिघलते हैं एसिड और लोहे जैसी धातुओं को जलमार्गों में छोड़ देते हैं, और एक बार फिर से पानी और ऑक्सीजन के संपर्क आने पर धातुएं ऑक्सीकरण करती हैं, जिससे पानी जंग जैसे नारंगी रंग बदल जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि अलास्का रिवर यूएस में है, और यूएस से याद आया कि यहाँ पे एक एक्सरसाइज अभी चल रही है, उसका नाम है रेड फ्लैग 24। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे, रियलिस्टिक सिनेरियो में पार्टिसिपेट करेंगे। भारत का कंटिजेंट यहाँ से भी गया है, जिसमें राफेल एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से अलास्का में मल्टीलेटरल युद्ध अभ्यास होगा जिसका नाम है रेड फ्लैग 24। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चंद्र प्रणाली विकसित करने का काम कर रही है? व्हिच स्पेस एजेंसी इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग ए ल्यूनार टाइम सिस्टम? CNES, जाक्सा, इसरो और नासा। मैं आपको समझा देता हूँ। CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की, इसरो इंडिया की, नासा यूएस की है। तो इसका सही उत्तर है नासा। नासा एक लूनार टाइम जोन डेवलप कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड लूनार टाइम्स या समन्वित चंद्र समय, LTC। इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की टाइम कीपिंग के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। धरती से बहुत सारे अंतरिक्ष यान वहां जा रहे हैं, तो हम कोऑर्डिनेट कर पाएं। फ्यूचर स्पेसशिप्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज प्रोवाइड बेटर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन। चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के सापेक्ष गति होने के कारण समय में अंतर से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करता है। ताइवान में महिलाओं की लंबी कूद में किसने स्वर्ण पदक जीता? हु हैज क्लिच्ड गोल्ड मेडल एट वुमेन्स लॉन्ग जंप इन ताइवान? सारे उत्तर आपके सामने, याद रखें। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC, बैंकिंग, RRB, LP कुछ भी ले लीजिए आप, सब में आते हैं। इसका सही उत्तर है नयना जेम्स। खासकर गोल्ड मेडल जीता है, वो भी ताइवान में वुमेन्स के लॉन्ग जंप में। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है पूरी दुनिया भर में सारी एजेंसियों द्वारा। तो बाइसिकल डे जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसका सही उत्तर है 3 जून। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। साइकिल चलाने से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, क्योंकि जब हम गाड़ियाँ यूज़ करेंगे तो कार्बन इमिशंस हो गए, साइकिल से 0 होते हैं। स्वच्छ हवा को बढ़ावा मिलता है। शहरी विकास में योगदान मिलता है, क्योंकि शहर स्वच्छ रहता है, प्रदूषण कम निकलते हैं। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसका जो थीम इस साल का है वह है प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना है। तो एक बार फिर से विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस समूह के देशों के लिए बिमरेन पहल शुरू की है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड बिमरेन इनिशिएटिव फॉर व्हिच ग्रुप ऑफ कंट्रीज? सारे नाम दिए गए हैं आपको, सार्क, एशियान, बिम्स्टेक और क्वाड। सही उत्तर है बिम्स्टेक। भारत सरकार ने बिम्स्टेक के लिए लॉन्च किया है। इसको मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ। बिम्स्टेक के जितने सारे देश है वहाँ से विद्यार्थियों को PhD करने के लिए इंडिया में रास्ते खोल दिए गए हैं। यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट दिया जाएगा, ग्रांट्स दी जाएगी, और ये सिर्फ बिम्स्टेक कंट्रीज के लिए है। आइए जानते हैं बिम्स्टेक क्या है। बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। ये पहल है विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन। और इसका जो बिमरेन का फुल फॉर्म है ये है बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। बिमरेन में B स्टार्ट होता है बिम्स्टेक के लिए, और इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क, इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क डॉक्टरल रिसर्च या PhDs के लिए किया गया है, जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज के देशों के विद्यार्थियों के लिए है, और ये भारत में यूनिवर्सिटीज वगैरह इसको बढ़ावा देंगी। हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान ने DRDO उद्योग अकादमियां उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? सही उत्तर इसका है IIT कानपुर। IIT कानपुर में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। सिंपल इसको मैं समझा दूं, इसमें एकेडमीज और इंडस्ट्री मिलकर काम करेंगे। इंडस्ट्री में उसका एप्लीकेशन बेस्ड काम होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, और एकेडमिया में थ्योरेटिकल पार्ट की ज़्यादा स्टडी होती है। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन DRDO के जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है डिफेंस इंडस्ट्रीज में। तो उसी प्रकार का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। मैक्सिको के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल याद कर लीजिए इसको। सही उत्तर इसका है क्लाउडिया शिनबॉम। क्लाउडिया शिनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, और इनकी उम्र 61 साल है, और इसके पहले वो मैक्सिको सिटी की मेयर भी रह चुकी हैं। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का एक देश है, और इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है
मैक्सिको सिटी, मैक्सिको करेंसी है पेसो। और एक बार फिर से क्लाउडिया शीनबाम, मैक्सिको सिटी की जो पहले मेयर थी, वो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। हाल ही में यूपीआई लेन देन 2016 में लॉन्च के बाद से उच्चतम स्तर पहुंच गया है। मतलब यूपीआई का जो लेन देन सबसे मैक्सिमम लेवल पे गया है, वो कितनी उसकी वैल्यू है, कितनी बिलियन रुपीस गई है। जैसा कि हमें पता है यूपीआई लॉन्च 2016 में हुआ था, इसके बाद इसका अडॉप्शन बहुत तेजी से हुआ और इसका सही उत्तर है 14 बिलियन रुपए। 14 बिलियन रुपीस का ट्रांजेक्शन मई में दर्ज किया गया, जो कि सबसे हाईएस्ट था अब तक का 2016 से। यूपीआई की स्थापना या यूपीआई का जो इनोवेशन हुआ था वो था एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एक बार आपको मैं बता देता हूं कि नेपाल पहला ऐसा विदेश का देश था या इंटरनेशनल कंट्री था जिसने यूपीआई को अपनाया, और ये पहली फॉरेन कंट्री थी कि यूपीआई को उसने पूरा डिप्लॉय किया ढंग से, जैसे भारत में काम करता है उसी प्रकार से इंटरनेशनल जो यूपीआई डीलिंग होती है वो डील करता है एनआईपीएल। इसका फुल फॉर्म है एनपीसीआई, एन का मतलब पूरा एनपीसीआई ही है, और आईपीएल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एनआईपीएल। और ये अंतर्राष्ट्रीय देशों के लिए यूपीआई को बढ़ावा देता है या यूपीआई को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि रुचिरा कंपोज इंडिया की पहली विमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन के जो थी वो हाल ही में रिटायर हुई हैं। इन्होंने 35 साल तक काम किया इसमें। ये 1987 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर थी। उन्होंने 35 साल तक विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, डिप्लोमेट भी रह चुकी थी, और इनका जो मेजर करियर हाईलाइट था वो था यूएन की पहली महिला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हाल ही में रिटायर हुई हैं। इसके साथ साथ मैं आपकी एक कंफ्यूजन और दूर कर सकता हूँ। पहली फीमेल एम्बेसडर, ये तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हो गई, और पहली महिला एम्बेसडर जो थी भारत की यूनाइटेड नेशन में, उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये दो नाम हो गए, पहली महिला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंपोज और पहली महिला एम्बेसडर टू यूएन वो हैं विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। आशा आपको सेशन पसंद आया होगा। तो ये रहे 4 जून करंट अफेयर्स। अगर आपको कोई डाउट या फीडबैक हो तो आप करंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलती रहें। मैं आपको कम से कम समय में, खासकर 10 से 12 मिनट में बेहतरीन क्वेश्चंस ला के दूँ। टू द पॉइंट आइए, पढ़ के जाइए, 24 घंटे में सिर्फ 12 मिनट मुझे दीजिए और बेस्ट करंट अफेयर्स सीख के जाइए। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स, और पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं आपसे कल। आपका दिन शुभ हो।